आज मैं जिस कहानी को बताना चाहता हूँ उसके मेरे दो कारण हैं। पहला कारण तो ये कि मैं उसमें जो जिन तथ्यों पे आधारित यह फैसला दिया गया था उनको मैं एनालाइज करना चाहता हूँ, और दूसरा इसकी परिस्थितियों को। यह घटना कुछ इस प्रकार हुई कि 22 अप्रैल 2007 को एक निगदी नाम के रेस्टोरेंट में 3 बच्चे जो वहाँ IIMM वकार्ड इंस्टीट्यूशन में MBA कर रहे थे, वह अपना कुछ चाय पानी ले रहे थे कि अचानक उनमें से एक की, जिनका नाम उदित भारती था, उसकी मृत्यु हो जाती है। एक प्रसाद खाने के बाद में जो प्रसाद उनके मित्र प्रवीण ने दिया था। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाता है और पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन फाइनलाइज होता है मई 17 को, और जिसमें कॉज ऑफ डेथ दिया जाता है आर्सेनिक पॉइजनिंग। शायद इसीलिए होगा कि आर्सेनिक जो है वो टेस्ट करने पे फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में जो भी उनके खाने पीने की चीज़ें थी उसमें पॉजिटिव आया होगा। पूरी कहानी इस तरह से है कि ये अदिति और उदित दोनों जम्मू के रहने वाले थे। जम्मू से वो अपनी हायर एजुकेशन लेने के लिए पुणे आए और पुणे में उन्होंने IIMM इंस्टीट्यूशन जो कि वाकार्ड में स्थित है उसमें MBA में एडमिशन लिया। मास्टर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट में उन्होंने, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने एडमिशन लिया। दोनों एक दूसरे को जानते ही नहीं थे, बल्कि एक दूसरे को पसंद भी करते थे, एक दूसरे से प्यार भी करते थे, और इसीलिए उनके माता पिता ने उन दोनों की सगाई कर दी थी। यानी कि दोनों अंगेज थे, उनका शादी होना तय था। ऐसी स्थिति में जब वो दोनों IIMM वकार्ड इंस्टीट्यूशन में आए तो उनका आपस में नज़दीक से रहना एक साधारण सी बात थी। लेकिन कुछ दिनों बाद ही एक और लड़का वहाँ पे पढ़ने के लिए आया। वो जयपुर से आया था, जिसका नाम प्रवीण खंडेलवाल था। प्रवीण खंडेलवाल के आने के बाद अदिति उसकी तरफ कुछ आकर्षित हुई और दोनों की मित्रता शुरू हो गई। मित्रता ही नहीं, वह उदित से काफ़ी दूर हट गई। उदित को ये अच्छा नहीं लगा होगा नेचुरली, और हो सकता है उसने एक्सप्रेस भी किया हो, और इसी कारण ऐसा सोचा गया कि अदिति और उनके जो नए प्रेमी, उदित तो पुराना प्रेमी था, नया प्रेमी जो है, उनके बीच में कुछ टेंशन रिश्तों में आ गई। प्रवीण और अदिति ने, ऐसा माना जाता है कि प्रवीण और अदिति ने ये सोचा कि भाई ये रास्ते का कांटा है, ये मेरा उसका पुराना मित्र है, इसलिए उससे छुटकारा पाना चाहिए, ऐसा सोचा होगा। इसी निमित्त ये माना गया कि वो दोनों जो है, यानी कि अदिति
और प्रवीण खंडेलवाल उसको इस डिगदी रेस्टोरेंट में लेकर के गए और वहाँ प्रसाद के बहाने प्रसाद में आर्सेनिक मिला करके और प्रवीण खंडेलवाल को दे दिया गया और उसकी वहीं पे मृत्यु हुई, जिनका बाद में पोस्टमार्टम हुआ और उसमें आर्सेनिक पॉजिटिव निकला। कोर्ट में ट्रायल हुई। कोर्ट में जो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने काफ़ी ज़ोर से उससे पैरवी की और उन्होंने इस बात को कहा कि ये जो एक्यूज्ड है ये अपने नार्को एनालिसिस में स्वीकार कर चुके हैं कि उन्होंने उसको आर्सेनिक दिया था और जो ब्रेन मैपिंग की गई है उस ब्रेन मैपिंग में भी सारे इंडिकेशंस इसी तरह से आ रहे हैं कि शायद इन्होंने ही पॉइजनिंग दी है या जो नार्को एनालिसिस में स्टेटमेंट आया है नार्को एनालिसिस में वह सही है। इसलिए इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर थी वर्तक, उनका ख्याल था कि इनको जो उम्र कैद से ज़्यादा सज़ा मिलनी चाहिए क्योंकि यह बहुत हीनियस क्राइम है, इंटेलिजेंट लोगों ने किया है, पढ़े लिखे लोगों ने किया है, तो इसलिए इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट से ज़्यादा यानी कि मौत की सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन कोर्ट ने कहा कि ये कारण नहीं हो सकते और यह रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में भी नहीं आता है, इसीलिए उन्होंने उनको डेथ पेनल्टी नहीं दी और लाइफ इम्प्रिजनमेंट में केस को बदल दिया गया और उनको सज़ा ही लाइफ इम्प्रिजनमेंट की दी गई। जिनको सुन करके वहाँ पे जो मृतक के पिता थे यानी कि उदित के पिता थे वो वहीं थे, उन्होंने उसके लिए अपना सेटिस्फेक्शन भी जाहिर किया कि मैं बिल्कुल इस चीज़ से मतलब अपनी सेटिस्फेक्शन जाहिर किया कि जो कल्प्रिट थे उनको सज़ा मिल गई और उन्होंने अपना विश्वास जाहिर किया कि प्रवीण जो खंडेलवाल थे उन्होंने ही सारी प्लानिंग की थी उनके बेटे को और उनके कारण ही उनकी सगाई टूटी थी जो अदिति शर्मा से, तो इसलिए उसको सज़ा मिल गई। तो ये उनकी वो बहुत सेटिस्फेक्शन का पॉइंट था। लेकिन मेरे इसमें कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं। नंबर 1, नार्को एनालिसिस को मैं कोई वैज्ञानिक टेस्ट मैं नहीं मानता। क्यों? कि इसमें स्थिति कुछ उस तरह की होती है जैसा एक बहुत अधिक शराब पिए हुए व्यक्ति की होती है। इसमें नार्कोटिक ड्रग्स दे करके व्यक्ति को बिल्कुल बेहोशी के आसपास लाया जाता है। बेहोशी और होश के बीच की जो परिस्थिति होती है उसमें वो रहता है। अब उस वक्त वो क्या बोल रहा है, क्या बोलेगा, ये डिपेंड करता है उसको किस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और किस तरह की उसकी मानसिकता उस समय पर है जब उसका ये टेस्ट किया जा रहा है। आदमी अंदर से डरा होता है। इस टेस्ट से पहले वो उसी घटना के बारे में सोच रहा होता है जिसके लिए वो पूछने वाले हैं। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि उसका पूरा दिमाग प्री ऑक्यूपाइड होता है उस बात के लिए जिसके लिए उसका नार्को एनालिसिस कर रहे हैं। वही बात उसके दिमाग में घूमती रहती है, वो चाहे भी तो उसको निकाल नहीं सकता। ये संभव नहीं हो सकता। एक नॉर्मल साइकोलॉजिकल कंडीशन में जब इस तरह की एक कंडीशन जहाँ जो उसको मौत या बरी करवाने वाली है वैसी घटना होने वाली हो और व्यक्ति विचलित नहीं हो, यह संभव नहीं है। तो आंतरिक रूप से बहुत ही ज़्यादा विचलित होता है और उस विचलित होने के कारण उसका मस्तिष्क इस तरह के आइडियो से बिल्कुल ऑक्यूपाइड हो जाता है।
वो ये भी सोचता है कि भाई अगर मुझे सज़ा हो गई, अगर मेरे मुंह से ऐसा निकल गया तो क्या होगा, क्या उसको नहीं निकालना है, वो भी सोचता है। लेकिन जब वो उस स्टेज में चला जाता है, कंफ्यूज्ड स्टेट, मेंटल स्टेट में, जहाँ टोटली कंफ्यूज्ड है, वो सोच करके कोई सही बात नहीं कह सकता। ऐसे में आदमी सच ही बोलेगा, ये सोचना मूर्खता है। उस वक्त जैसा उस वक्त स्टिमुलस होगा, उस स्टिमुलस के हिसाब से या जो उसके मस्तिष्क में चल रहा था, वही सारे विचार उलझ करके और वो सामने आएंगे, क्योंकि वो विचार उसके दिमाग से निकल नहीं सकते। ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि पहले एक इंजेक्शन लगाया जाए जिससे उसका दिमाग पूरे आइडिया से क्लियर हो जाए। अब आपको डी नोवो कोई एक सवाल पूछ रहे हैं और उसका जवाब सही देगा, ऐसा संभव नहीं हो सकता। इसलिए उसके जो प्री ऑक्यूपाइड माइंड में जो विचार चल रहे हैं, जो केमिस्ट्री चल रही है, उस केमिस्ट्री का विपरीत बड़े अजीब से रूप में प्रकट होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हम कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सच को एक्सपेक्ट करना बहुत मुश्किल होगा। ऐसी स्थिति में जो कुछ बोला जाए वो सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है, या कुछ भी नहीं हो सकता। तो बहुत संभावना है उसकी। उस संभावना को, क्योंकि बिना सोचे समझे संभावना है, वो एक मुक्त दिमाग जो कि ड्रग के इन्फ्लुएंस में है, जो कि एक ड्रग के इन्फ्लुएंस में है। ये नहीं है कि वो दिमाग उस वक्त मस्तिष्क किसी चीज़ के इन्फ्लुएंस में नहीं है, वो वेरी मच ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में है। उससे सारे सेंटर सप्रेस्ड हैं, डिप्रेस्ड हैं, इंक्लूडिंग वाइटल सेंटर्स। तो इस स्थिति में व्यक्ति सच ही बोलेगा, या जो बोलेगा वो सच है। मैं इतना नहीं कहना चाहिए सच बोलेगा, कि सच बोलने वाली ऐसी कोई बात नहीं है, पर हाँ, जो बोलेगा वो सच होगा, ऐसा मुझे अपने एक्सपीरियंस के आधार पे सही नहीं लगता। उसी तरह ब्रेन मैपिंग है। ब्रेन मैपिंग भी इतना प्रिमिटिव सब्जेक्ट है कि अभी तक उसका कोई ऐसा वैज्ञानिक साक्ष्य नहीं है, और मेरे ख्याल में शायद हिंदुस्तान के सिवाय और कहीं पर यह प्रचलित भी नहीं होगा। तीसरा टेस्ट जो कॉमनली यूज़ करते हैं वो आपका लाइट डिटेक्शन टेस्ट है, वह भी उतना ही अनरिलायबल है। इसके बारे में पहले मैंने बहुत सारी चर्चा की है, लेकिन समहाउ और अदर यह फॉरेंसिक विज्ञान के फील्ड में हिंदुस्तान में ये टेस्ट किए जाते हैं, और इनके उपयोग से फैसले दिए जाते हैं। ये मुझे पता या नहीं है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि फैसले देने लायक ये इंस्ट्रूमेंटेशन नहीं है। इन पे आज तक कोई सिस्टमेटिक स्टडी नहीं करता है, और कुछ नहीं करता है, या केसेस का भी कोई एनालिसिस नहीं करता। एक बात मैं पक्की कह सकता हूँ कि खाली इन्हीं एविडेंसेस के संदर्भ को लेकर के और हम न्याय नहीं कर सकते। दूसरे उपाय जरूर होने चाहिए। चौथा पॉइंट जिसमें आता है वो आर्सेनिक का आता है। आर्सेनिक पॉइजनिंग पॉजिटिव आई है, लेकिन मैंने आज तक ऐसा केस कोई आर्सेनिक का नहीं देखा जिसमें खाते ही इंस्टेंटेनियसली आदमी की डेथ हो जाए। आर्सेनिक खाने के बाद में एक सिम्टम्स आते हैं, और वो सिम्टम्स डायरिया वगैरह, वॉमिटिंग वगैरह, और उसके बाद में कुछ समय बाद उसकी डेथ होती है। कई बार तो कई दिनों के बाद डेथ होती है। ऐसे आर्सेनिक से डेथ नहीं होती कि आर्सेनिक लिया और तुरंत आदमी की डेथ हो गई, मृत्यु हो गई। इस प्रकार का कोई केस नहीं होता। मैंने तो इस पर नहीं देखा। आर्सेनिक के मैंने केसेस देखे ही बहुत कम है। मुझे तो याद नहीं पड़ता कि एक्यूट आर्सेनिक पॉइजनिंग का कोई केस मैंने देखा हो अपनी 52 साल की प्रैक्टिस में। तो ये सब बड़ा एक अजीब सा भी लगता है, और इस पर मंथन करने की ज़रूरत है कि इन सब एविडेंसेस पे किस सीमा तक रिलाई किया जाए। इवन केमिकल एनालिसिस के ऊपर भी किस सीमा तक और कैसे एनालिसिस किया जाए। मैंने बहुत कोशिश की है समय समय पर अपने विचार व्यक्त करने की, और मैंने कुछ आर्टिकल भी लिखे जब फॉस्फेट पॉइजनिंग पे, एल्यूमिनियम फॉस्फेट पॉइजनिंग पे। सबसे पहला आर्टिकल हमारा ही छपा जो है इंडियन जर्नल में, और इस तरह से उस पर एक डिबेट हमने लोगों से करवाना चाहा। लेकिन
कोई विशेष इंटरेस्ट न तो लीगल साइड से कोई इसमें मिलता है, न ही कोई फॉरेंसिक साइड से मिलता है। एक परंपरागत जो चीज़ें चली आ रही हैं उनको ही सभी मानते रहते हैं। रिसर्च का विज्ञान में और फॉरेंसिक साइंस में, खास करके इंडियन संदर्भ में, भारतीय संदर्भ में बहुत अधिक आवश्यकता है, जिस पर कोई भी व्यक्ति ध्यान नहीं दे रहा। यही इन्फ्लुएंस मैं इस केस से निकालूंगा। धन्यवाद।